अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो नीचे हमें 15 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हर एक पार्ट के बारे में हमने बताना है कि उसमें कौन सी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पहले रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो हम हर पार्ट के साथ साथ जो उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसको भी समझते जाएंगे। तो ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो पहले हम इसे जरा समझ लेते हैं। इफ ए इज रियल नंबर देयर इज अ यूनिक नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी रियल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो आंसर के तौर पर वही रियल नंबर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम 5 में ऐड करते हैं 0, तो 5 में 0 ऐड करें तो 5 ही आएगा। यानी किसी भी रियल नंबर में आप 0 ऐड करें तो आंसर के तौर पर वही रियल नंबर आएगा जिसमें आपने 0 ऐड किया है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11। तो 11 में 0 को ऐड किया गया है तो आंसर के तौर पर 11 ही आया है। यानी 0 ऐड करने पर उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है जो अभी हमने रीड की है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 13 को अगर हम देखें, ये स्क्वायर रूट 27 प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27। तो इसमें भी 0 ऐड किया गया है। यानी पार्ट 1 और पार्ट 13 में एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इसलिए पार्ट 13 से रिलेटेड भी हम लिखेंगे कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हुई है। या आप देख भी सकते हैं कि स्क्वायर रूट 27 में ऐड किया गया है 0, तो आंसर के तौर पर भी स्क्वायर रूट 27 ही आया है। तो इससे रिलेटेड भी हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 2। तो यहाँ ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, इनका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसे यूं पढ़ेंगे, x मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट स्टार्ट y मल्टीप्लाई z राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट x मल्टीप्लाई y राउंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई z। तो इसे समझने के लिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी रीड करनी होगी, ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स देन, यानी आप किसी भी कोई से भी आप 3 रियल नंबर्स ले लें, जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी तरतीब आगे पीछे करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम ये वाली मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में? 7, 4 और 5। तो 7 और 4 को पहले मल्टीप्लाई किया गया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और बाद में 5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। अब इक्वल के इस तरफ भी आप देखें तो यहाँ पे भी यही नंबर हैं, ठीक है, 7, 4, 5, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई किया गया है और बाद में 7 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो दोनों तरफ जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पार्ट 2 में भी यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x, y और z जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि y और z को पहले मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और बाद में इनके साथ x को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब इक्वल के आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे भी x, y, z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इस तरफ x और y को पहले मल्टीप्लाई किया गया है ब्रैकेट के अंदर और z को बाद में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। लेकिन आंसर जो दोनों तरफ आएगा वो इक्वल ही आएगा। तो इसको हमने सोल्व नहीं करना, जस्ट हमने ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसमें यही प्रॉपर्टी यूज हुई है जो अभी हमने रीड की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लिखेंगे
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication. नेक्स्ट पार्ट 3, 12 प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसे समझने के लिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी रीड करनी होगी, ये वाली एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि कोई भी टू ऐसे नंबर जो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो, तो जब आप उन्हें ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं +8, तो +8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -8। ठीक है, एक जैसे दो नंबर जिनके साइन अपोजिट होते हैं वो आपस में एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। यानी -8 का जो एडिटिव इनवर्स है वो +8 है और +8 का एडिटिव इनवर्स -8 है। तो इस प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि जो आपस में एडिटिव इनवर्स नंबर्स होते हैं जब आप उन्हें ऐड करते हैं, ठीक है, तो आंसर 0 आता है। अब +8 में हम अगर ऐड करें -8 तो ये 0 की इक्वल आएगा। कैसे? देखिए, ये तो +8 है ना, प्लस माइनस -8, तो +8 -8 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ऐसी सूरत में कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो पार्ट 3 में भी यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। पार्ट 3 में आप देख सकते हैं कि +12 में ऐड किया गया है इसका एडिटिव इनवर्स -12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 4, 14 + 20 इज इक्वल टू 20 + 14। अब यहाँ पे नंबर्स को ऐड किया गया है, तो आप इक्वल की इस तरफ देखें तो 14 + 20 है और इक्वल के दूसरी तरफ भी यही नंबर्स हैं, लेकिन उनकी प्लेस चेंज कर दी गई है। 20 को पहले लिख लिया गया है जबकि 14 को बाद में लिखा गया है। तो दोनों तरफ जो आंसर आएगा वो इक्वल ही आएगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? ये वाली commutative property with respect to addition. If a and b are any two real numbers, then a plus b is equal to b plus a. यानी कोई सी भी दो रियल नंबर जब आप ऐड करते हैं तो उनकी तरतीब आगे पीछे करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल 13 में आप ऐड करें 7 तो 20 आएगा, ठीक है। तो इक्वल की इस तरफ अगर आप 7 को पहले लिख लेते हैं और बाद में आप 13 को लिख लेते हैं, फिर भी अगर आप इन्हें ऐड करें तो 20 ही आएगा। तो पार्ट 4 में यही प्रॉपर्टी यूज हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, सही है। तो कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट 5, √5 मल्टीप्लाई √5 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इस पार्ट को समझने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो अ रियल नंबर। इस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि आप कोई सी भी टू रियल नंबर्स लेते हैं और उन्हें आप मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप उन टू रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक मिसाल भी दी है, -5 एक रियल नंबर है और 11 भी एक रियल नंबर है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? -55। तो -55 भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, यानी -55 भी एक रियल नंबर है। तो पार्ट 5 में भी यही सिचुएशन है कि दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट।
तो 5 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 बच जाएगा। यानी इन दोनों रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 5 आंसर आता है, और 5 भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो पार्ट 5 में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट पार्ट 6 एंड पार्ट 8। तो इन दोनों पार्ट्स में एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स की जो सिचुएशन है ना वो सेम है। तो इनको समझने के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी रीड करेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इफ a is equal to naught is a real number, there exists a unique real number 1 over a called multiplicative inverse of such that। अच्छा, पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझ लेते हैं, ठीक है, कि किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर एक नंबर हम ले लेते हैं 3/5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसी फ्रैक्शन को आप उलट कर दें तो वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। यानी हम 5 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे कर लेंगे, तो 3/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 5/3 होगा। इसी तरह 5/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 3/5 है। अब एक नंबर ले लेते हैं 2। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप जानते हैं कि ओवर में अगर नीचे कुछ ना लिखा हो तो वहां पे क्या होता है 1। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2। ठीक है, 1 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की समझ आ गई होगी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि जब आप किसी नंबर को उसी की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1। तो देखिए 1 आंसर कैसे आता है कि इन दोनों की कटिंग हो सकती है 2 के टेबल के साथ ही, तो 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, और नीचे भी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा 1/1। लेकिन ओवर में 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है, तो ऊपर वाला जो 1 है यही सिर्फ आंसर होगा। तो किसी भी रियल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है 1। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो पार्ट 6 में यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो आप देख भी सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/2। सही है ना, अगर डिनोमिनेटर में नीचे कुछ ना हो तो वहां पे क्या होता है 1। तो 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसी तरह पार्ट 8 में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें ना तो -6/10 को मल्टीप्लाई किया गया है इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। ये क्या है -6/10, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 10 ऊपर और 6 नीचे। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। कैसे, आप देख भी सकते हैं कि 10 1 टाइम 10, 10 1 टाइम 10, 6 1 टाइम 6, 6 1 टाइम 6। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, और ओवर में 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी 1 आ जाएगा। लेकिन नीचे ओवर में 1 हो तो वो नहीं लिखा जाता, सिर्फ हम ऊपर वाला 1 ही लिखेंगे, और साथ में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आंसर क्या आ रहा है 1। तो इसे आपने सॉल्व नहीं करना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इसे सॉल्व किया है। तो सिर्फ हमने यही बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इसमें यही ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है ना यही यूज हुई है। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 7 एंड पार्ट 11। तो इन दोनों पार्ट्स में भी एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी देखनी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फॉर एनी रियल नंबर ए देयर इज ए यूनिक नंबर 1 called multiplicative identity such that a multiply 1 या 1 multiply a is equal to a। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि आप किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो 3 आएगा, 3 1 टाइम 3। यानी 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर के तौर पर भी वही नंबर आ जाएगा जिसको आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो पार्ट 7 में भी आप देखें कि 22 को मल्टीप्लाई किया गया है 1 के साथ तो 22 ही आंसर आया है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और पार्ट 11 में भी यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। आप देख सकते हैं कि 89 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और 89 ही आंसर आया है। तो पार्ट 11 में भी यही प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 9 एंड पार्ट 10। तो इन दोनों पार्ट्स में भी एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इसको समझने के लिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी रीड करनी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि आप कोई से भी 3 नंबर्स लें तो जब आप उन्हें ऐड करते हैं तो उनकी तरतीब अगर आप चेंज भी कर लें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आप देख लें कि 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं 7 4 5। तो पहले 7 और 4 को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 11, और फिर आप 5 ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा 16। अब इक्वल के इस तरफ आप आ जाएं तो यहाँ पे भी यही नंबर्स हैं, ठीक है, 7 4 5। लेकिन पहले 4 और 5 को ऐड किया गया है, ठीक है। तो 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, 9 में प्लस करेंगे 7, तो 7 और 9 ये भी क्या हो जाएगा 16। तो तरतीब चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी 3 नंबर्स को ऐड किया जा रहा होगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पार्ट 9 में भी यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 नंबर्स हैं 19 12 8, तो इन्हें ऐड किया जा रहा है, सही है। अब इक्वल के इस तरफ भी यही नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे 19 और 12 को पहले ऐड किया गया है और बाद में 8 को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 12 8 को पहले ऐड किया गया है और 19 को बाद में ऐड किया गया है, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है जो अभी हमने रीड की है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब पार्ट 10 में भी यही प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो आप देख सकते हैं एक नंबर है -3, एक नंबर है 23, एक नंबर है 48। तो इन तीनों को ऐड किया जा रहा है। तो पहले 23 और 48 को ऐड किया गया है, ठीक है, और बाद में से इससे माइनस कर लेंगे 3। और अगर आप 23 और -3 को पहले सोल्व करते हैं, यानी 23 में से माइनस कर देते हैं 3 और बाद में आप 48 को ऐड कर लेते हैं, तो जो इस तरफ आंसर आएगा वो भी इस तरफ वाले आंसर के इक्वल होगा। यानी जब आप नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो तरतीब चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट 12 एंड पार्ट 14। तो इन दोनों पार्ट्स में एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 और 46 को मल्टीप्लाई किया गया है
और अगर आप यहाँ पे देखें एक्स वाई को तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स और वाई, लिहाजा इनमें एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये वाली cumulative property with respect to multiplication. If a and b are any two real numbers then a multiply b is equal to b multiply a. अब इस प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि आप कोई सी भी दो रियल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी तरतीब आगे पीछे करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो नंबर्स हैं 13 और 7, इनको मल्टीप्लाई किया गया है तो 13 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 91 आता है। अब यहाँ पे भी 13 और 7 को ही मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन क्या है कि 7 को पहले लिखा गया है और 13 को बाद में। अब भी अगर आप 7 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 ही आता है, लिहाजा मल्टीप्लाई करते वक्त नंबर्स को आगे पीछे करने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पार्ट 12 में भी यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 12 को अगर आप 46 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 552। इसी तरह 46 को आप पहले लिख लें और 12 को बाद में लिख लें, फिर भी अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर 552 ही आएगा। लिहाजा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पार्ट 14 में भी अगर आप देखें x और y को मल्टीप्लाई किया गया है और दूसरी तरफ भी x और y को ही मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन क्या है कि y को पहले लिखा गया है और x को बाद में लिखा गया है, यानी इनकी तरतीब चेंज कर दी गई है, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ आंसर इक्वल ही आएगा। तो लिहाजा इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पार्ट 15 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये वाली प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक आप किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे +8 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -8। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो पार्ट 15 में भी यही सिचुएशन है। तो पाई को ऐड किया गया है इसके एडिटिव इनवर्स माइनस पाई के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है? 0। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे हमें नंबर्स दिए गए हैं और हर एक नंबर का हमने एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 15। तो 15 का हमने एडिटिव इनवर्स भी लिखना है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखना है। तो पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लें एडिटिव इनवर्स। तो किसी नंबर का आपने एडिटिव इनवर्स लिखना है ना, तो जस्ट उस नंबर का आपने साइन चेंज कर देना है। यानी ये +15 है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -15। जस्ट उस नंबर का आपने साइन चेंज कर देना है तो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर ये -15 होता तो इसका एडिटिव इनवर्स होता +15। अब चूंकि ये +15 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -15। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखेंगे। किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए पहले आपने उस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। यानी ये अब 15 है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है ओवर में, तो अगर ओवर में नीचे कुछ ना हो तो वहां पे क्या होता है 1।
तो इस फ्रैक्शन को आपने रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है, यानी 1 को आपने ऊपर ले जाना है और 15 को आप नीचे ले आएंगे, तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब 15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/15। तो इस तरह 15 का हमने एडिटिव इनवर्स भी फाइंड कर लिया और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 2 -27। तो -27 का हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो -27 है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा फिर +27। जस्ट आपने साइन चेंज कर देना है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखेंगे, तो पहले -27 को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो ये है -27, तो इसके डिनोमिनेटर में नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ऊपर ले जाएंगे और 27 को नीचे ले आएंगे और साथ में माइनस आ गया। तो इस तरह -27 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा -1/27। अब आगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 है 7/9। तो 7/9 का हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो ये प्लस का 7/9 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -7/9। तो अब 7/9 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी 9 को ऊपर ले जाएं और 7 को नीचे ले आएं। तो इस तरह 7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया 9/7। आगे पार्ट 4 -9/16। तो -9/16 का एडिटिव इनवर्स होगा +9/16। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 9/16 ही लिखेंगे। इस तरह -9/16 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे कि 16 को ऊपर ले जाएंगे और 9 को नीचे ले आएंगे, ठीक है, साथ में माइनस। तो -9/16 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या आ गया -16/9। आगे पार्ट 5। तो पार्ट 5 -20/23। तो पहले इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे, तो ये -20/23 है ना, तो इसको हम कर देंगे +20/23, ठीक है ना, जस्ट आपने साइन चेंज कर देना है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ये जो 23 है ना ये ऊपर ले जाएंगे और 20 को नीचे ले आएंगे, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। आगे पार्ट 6 1। तो 1 का हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा -1। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखेंगे, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही आएगा। अब 1 कैसे आएगा मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये क्या है 1, अब 1 के डिनोमिनेटर में नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब इसका अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, तो फिर भी 1 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर भी 1/1 ही आएगा। लेकिन हम सिर्फ ऊपर वाला 1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में नीचे जो 1 होता है वो नहीं लिखा जाता, तो इस तरह 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट 7 -2/3। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +2/3। तो प्लस नहीं लिखा जाता, तो सिर्फ हम 2/3 लिखेंगे, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसका लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 3 ऊपर ले जाएंगे और 2 नीचे ले आएंगे, साथ में माइनस। तो -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया -3/2। आगे पार्ट 8 7/2। तो 7/2 का हमने एडिटिव इनवर्स पहले लिखना है, तो +7/2 है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स फिर क्या होगा -7/2। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 ऊपर ले जाएंगे और 7 नीचे ले आएंगे, तो 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया 2/7। आगे पार्ट 9 -7। तो -7 का पहले हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो -7 का एडिटिव इनवर्स होगा +7 और -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए पहले -7 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं है इसके, तो 1 होगा, तो डिनोमिनेटर में कुछ ना हो नीचे तो 1 होता है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दें, 1 ऊपर ले जाएं और -7 को नीचे ले आएं, ठीक है, तो सिर्फ हम 7 नीचे लेकर आएंगे, माइनस को आप यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, जैसे आपकी मर्जी। तो -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया -1/7।
आगे पार्ट 10 जो कि लास्ट पार्ट है 12, तो 12 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -12, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर क्या होगा, तो 12 को पहले हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल कर दें, 1 ऊपर ले जाएं और 12 को नीचे ले आए, तो 12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया 1/12। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो नीचे हमें 8 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हर एक पार्ट से रिलेटेड हमने लिखना है कि उसमें कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही बताया था कि हर पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में आपको इक्वल का साइन ही नजर आएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स में ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स में आपको इक्वल के अलावा इन इक्वलिटीज के साइंस भी आपको नजर आएंगे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह। तो इन इक्वलिटीज वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको मिल जाएंगी पेज नंबर 8 पे। ये आप देख सकते हैं ऑर्डर इन इक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर्स। तो इन इक्वलिटीज वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे नीचे दी गई हैं। तो हम हर पार्ट के साथ साथ जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसे भी समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, कि अगर हम कोई सी भी 2 रियल नंबर्स लेते हैं तो उन दोनों रियल नंबर्स के बिटवीन एक चीज तो लाजमी होगी। या तो ऐसा होगा कि जो फर्स्ट नंबर है वो लेस देन होगा सेकंड नंबर से, या फिर जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर होगा सेकंड नंबर से, या फिर ऐसा होगा कि दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। तो इन तीनों चीजों में से तो कोई एक चीज तो लाजमी होगी। तो अगर कोई एक चीज भी सामने आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में भी यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो आप x और y को कोई सी भी 2 रियल नंबर्स कंसीडर कर लें। या तो ऐसा होगा कि जो x है ये ग्रेटर होगा y से, या फिर x लेस देन होगा y से, या फिर x और y दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, जो कि पहले अभी हमने रीड की है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। तो आपने इसको सोल्व नहीं करना, जस्ट आपने वो प्रॉपर्टी बतानी है कि इसमें कौन सी यूज हुई है। तो लिखेंगे ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 2। तो पहले हम यूं कर लेते हैं कि 3 नंबर्स ले लेते हैं। एक नंबर को लेट कर लेते हैं a, दूसरे को लेट कर लेते हैं b, और तीसरे नंबर को लेट कर लेते हैं c। अब इस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। a ग्रेटर देन b, a को हम डिवाइड कर लेते हैं c के साथ, फिर ये जो b है इसको भी डिवाइड कर लेते हैं c के साथ, जबकि c लेस देन है 0 से। तो 0 से लेस देन कौन से नंबर होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह जितने भी नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं वो 0 से लेस देन होते हैं। यानी ये जो c है ये एक नेगेटिव नंबर है। अब इस पार्ट को दोबारा समझते हैं। तो a ग्रेटर देन है b से, तो a को हम डिवाइड कर लेते हैं c के साथ, और b को भी हम डिवाइड कर लेते हैं c के साथ, जबकि ये जो c है ये लेस देन है 0 से, यानी c जो है ये एक नेगेटिव नंबर है। तो डिवाइड करने से ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है ये चेंज हो जाएगा लेस देन सिंबल में। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये डिवीजन प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं इफ a लेस देन b एंड c लेस देन 0 देन a डिवाइडेड बाय c ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाय c। यानी a लेस देन है b से, जबकि c लेस देन है 0 से, यानी c एक नेगेटिव नंबर है। तो जब आप a को भी डिवाइड करेंगे c के साथ और b को भी डिवाइड करेंगे c के साथ, तो लेस देन सिंबल या जो ग्रेटर देन सिंबल होगा वो ऑपोजिट सिंबल में चेंज हो जाएगा। तो पार्ट 2 में भी यही सिचुएशन है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डिवीजन प्रॉपर्टी। तो पार्ट 2 से रिलेटेड हम लिखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 3। तो इसमें भी क्या है कि 3 वैल्यूज हैं a, b एंड c। अब इसे रीड करते हैं। a ग्रेटर देन b, देन a से हम माइनस करते हैं c को,
और बी से भी हम माइनस करते हैं सी को, तो ए माइनस सी जो है ये ग्रेटर देन होगा बी माइनस सी से, यानी ये जो साइन है ना ये चेंज नहीं होगा। यानी हम टू वैल्यू से एक ही किस्म की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्रेटर देन या लेस देन वाला सिंबल चेंज नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है ना तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन ही रहेगा, और यहाँ पे अगर लेस देन वाला सिंबल है तो यहाँ पे भी लेस देन वाला सिंबल ही रहेगा। तो इसमें सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, तो आप देख सकते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी। यहां पर ये बात आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास टू वैल्यूज हैं, एक है 13 एक है 9, और 13 ग्रेटर है 9 से। अब सी किसके इक्वल है? 2 के। तो हम 13 से भी माइनस कर लेते हैं 2 को और 9 से भी माइनस कर लेते हैं 2 को। तो 13 से माइनस करें 2 तो क्या रह जाएगा? 11, और 9 से माइनस करें 2 तो 7 बच जाएगा। अभी अगर आप देखें तो ये 11 ग्रेटर देन है 7 से, यानी यहाँ पे भी ग्रेटर देन वाला सिंबल है और यहाँ पे भी ग्रेटर देन वाला सिंबल ही रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो पार्ट 3 से रिलेटेड हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, कि इसमें सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट पार्ट 4, तो 5 ग्रेटर देन है 2 से, ठीक है। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, जबकि c जो है ये लेस देन है 0 से, यानी c जो है ये एक नेगेटिव नंबर है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी इस वैल्यू से, यानी ये जो ग्रेटर देन वाला सिंबल है ये चेंज हो जाएगा लेस देन वाले सिंबल में। तो इसको चेक भी कर लेते हैं। तो c की जगह पे हम एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी आप एक नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, जैसे -2, ठीक है। तो 5 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, c की जगह पे क्या है हमारे पास -2, ठीक है। अपनी तरफ से एक वैल्यू आपने ले लेनी है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। आगे लेस देन का सिंबल, अब 2 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो c की जगह पे हमने वैल्यू ली है -2 के साथ। तो 5 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो ये -10 आ जाएगा, लेस देन का सिंबल। अब 2 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो ये -4 आ जाएगा। तो -10 जो है ये लेस देन है -4 से, क्योंकि आपको पता है कि माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर लगा होता है वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। तो नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से ये जो ग्रेटर देन सिंबल है ये चेंज हो जाएगा लेस देन में, और अगर यहाँ पे लेस देन का सिंबल हो तो वो चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, यानी ऑपोजिट सिंबल आ जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन की गई है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है वो यूज हुई है, ये वाली, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है जो अभी मैंने आपको समझाया है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 5, 7 ग्रेटर देन z एंड z ग्रेटर देन 5 देन 7 ग्रेटर देन 5, यानी ये जो 7 है ये ग्रेटर देन है z से, जबकि z ग्रेटर देन है 5 से। तो फिर जाहिर बात है कि 7 जो है ये ग्रेटर होगा 5 से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 ग्रेटर देन 5। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c देन a ग्रेटर देन c, यानी ये जो a है ये ग्रेटर देन है b से, जबकि b ग्रेटर देन है c से। तो ये जो a होगा ये ग्रेटर देन होगा c से, ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ है a ग्रेटर देन c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो पार्ट 5 में भी यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट पार्ट 6, तो यहाँ पे भी 3 वैल्यूज हैं, एक है 10, दूसरी है 15 और तीसरी है c। तो 10 लेस देन है 15 से। अब 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं c के साथ, और ये जो 15 है इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं c के साथ, जबकि ये जो c है ये लेस देन है 0 से, यानी c जो है ये एक नेगेटिव नंबर है।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी इस वाली वैल्यू से। हम चेक भी कर लेते हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो c की जगह पे आप कोई एक नेगेटिव नंबर ले लें, जैसे -2 ले लेते हैं, ठीक है। और 15 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसके साथ, जो नेगेटिव वैल्यू हमने ली है -2 के साथ। बिटवीन में सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन का। अब 10 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -20 आ जाएगा। ग्रेटर देन 15 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -30 आ जाएगा। अब -20 जो है ये ग्रेटर देन है -30 से। अब शुरू में क्या था कि जो पहली वैल्यू थी वो लेस देन थी दूसरी वैल्यू से, लेकिन नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया कि जो पहली वैल्यू है वो ग्रेटर हो गई है दूसरी वैल्यू से, यानी ये जो सिंबल है ना ये चेंज हो गया है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल होता तो वो चेंज हो जाता लेस देन में, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट सिंबल आ जाएगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज हुई है, जो कि पार्ट 4 में भी यूज हुई थी। लिहाजा इसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है ना, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज हुई है। लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 7। तो यहाँ पे भी 3 वैल्यूज हैं, एक x है, दूसरी y है और तीसरी w है। तो x लेस देन है y से। अब x से हम माइनस कर लेते हैं w को और y से भी माइनस कर लेते हैं w को। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी इस वैल्यू से, यानी माइनस करने से ये जो सिंबल है ना लेस देन वाला ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे भी लेस देन रहेगा, और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन रहेगा। तो इसमें सब्ट्रैक्शन की गई है, तो इसमें सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज हुई है, जो कि पहले भी हमने रीड की है, ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो यहाँ आपको समझ आ जाएगी। तो एक वैल्यू है हमारे पास 10, दूसरी वैल्यू है 11 और तीसरी वैल्यू है 2। तो 10 लेस देन है 11 से, तो 10 से हम माइनस कर लेते हैं 2 को, ठीक है, और इसी तरह 11 से भी हम माइनस कर लेते हैं 2 को। तो 10 से माइनस करें 2 तो क्या बच जाएगा 8। इसी तरह 11 से माइनस करें 2 तो क्या बच जाएगा 9, और दरमियान में क्या सिंबल है लेस देन का, यानी 8 लेस देन है 9 से। तो शुरू में भी लेस देन का सिंबल है, यानी 10 लेस देन है 11 से। अब माइनस करने के बाद भी क्या सिंबल आ रहा है लेस देन का, यानी 8 लेस देन है 9 से। तो यहाँ पे ये सिंबल चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो पार्ट 7 में भी यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पार्ट 7 से रिलेटेड हम लिखेंगे कि इसमें सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट पार्ट 8, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, x, z, l। अब x को डिवाइड कर लेते हैं l पर और z को भी डिवाइड कर लेते हैं l पर, जबकि ये जो l है ये ग्रेटर देन है 0 से। तो 0 से ग्रेटर देन का क्या मतलब है कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव के साथ डिवाइड करने पर ये जो वैल्यू है ना ये लेस देन ही रहेगी इस वाली वैल्यू से, यानी शुरू में भी लेस देन का सिंबल है तो यहाँ पे भी लेस देन का सिंबल ही रहेगा। तो इसमें नंबर्स को डिवाइड किया जा रहा है, तो इसमें डिवीजन प्रॉपर्टी यूज हुई है, जो कि पार्ट 2 में भी यही यूज हुई थी। तो आप देख सकते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपको सही समझ आ जाएगी। 6 लेस देन है 9 से, और तीसरी वैल्यू पॉजिटिव में क्या ली गई है 3। अब 6 को हम डिवाइड कर लेते हैं पहले 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। अब ये जो 9 है इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 3 के साथ, तो 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये लेस देन है 3 से। तो यहाँ पे भी पहली वैल्यू लेस देन है दूसरी वैल्यू से, और यहाँ पर भी पहली वैल्यू लेस देन है दूसरी वैल्यू से, यानी पॉजिटिव के नंबर पर डिवाइड करने से ये जो सिंबल है ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन रहेगा, और अगर यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे भी लेस देन ही रहेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिवीजन प्रॉपर्टी। तो पार्ट 8 में भी यही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। तो इसी पार्ट के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर सकूं। और अपनी राय का इजहार भी कमेंट में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।